नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। अंडमान के रॉस आइलैंड में चीतल बना इन्वेजिव स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मांगी मदद। वैश्विक स्तर पर इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप करता है डेटा तैयार। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का ट्रिपल्स का पावर प्लांट, राजधानी कीव की पावर सप्लाई के लिए था जिम्मेदार। पीस टॉक पर भी संकट के बादल। और यूएसए, जापान तथा फिलीपींस आए एक साथ। साउथ चाइना सी में चीन को सीधी चुनौती, दोहराई गई ओपन पैसिफिक की बात। आइए शुरू करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मदद मांगी है। वजह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस आइलैंड पर चीतल यानी स्पॉटेड डियर की बढ़ती हुई आबादी। रॉस आइलैंड को आधिकारिक तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल उठ सकता है कि चीतल की बढ़ती आबादी से किसी को क्या समस्या हो सकती है। दरअसल चीतल भारत की मुख्य भूमि के लिए तो नेटिव है यानी स्थानिक है, लेकिन रॉस आइलैंड पर इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस आइलैंड पर न तो चीतल के कोई प्राकृतिक प्रेडेटर्स थे, न ही कॉम्पिटिटर्स, और ये अच्छे तैराक थे तो पूरे आइलैंड पर तेजी से फैल गए। इनकी संख्या बढ़ने से रॉस आइलैंड के मूल फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पति और जीवों को नुकसान हो रहा है। देखिए, चीतल एक शाकाहारी प्रजाति है। संख्या बढ़ने से आइलैंड की ग्रीन वेजिटेशन की खपत ज्यादा हो रही है। बाकी जो जानवर शाकाहारी हैं उनकी डाइट पर इफेक्ट आ रहा है। इस सिचुएशन के चलते चीतल को रॉस आइलैंड के लिए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज यानी आक्रामक प्रजाति माना जा रहा है, क्योंकि ये आइलैंड की स्थानिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मुताबिक इन्वेजिव स्पीशीज किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं। ये पौधा हो सकता है, फंगस, कीट, मछली, एम्फीबियन, बैक्टीरिया, अंडे, कुछ भी हो सकते हैं। ये स्पीशीज पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें इन्वेजिव का लेबल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इनमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि इन्वेजिव स्पीशीज किसी दूसरे प्लेस से ही हों, ये स्थानिक भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज के साथ इतना गलाकाट कंपटीशन करते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। सीबीडी ने इन्वेजिव स्पीशीज यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को 3 वर्ड्स में समराइज किया है: अराइव, सर्वाइव एंड थ्राइव। मतलब यह कि स्पीशीज प्राकृतिक या मानवीय तरीके से किसी स्थान पर पहुंचती हैं। प्राकृतिक से मतलब है कोई बर्ड बीज को ले जाकर किसी स्थान पर गिरा दे, वहीं मानवीय मतलब हुआ कि कोई इंसान किसी बीज को जाकर बो दे। एक बार उस जगह पर पहुंचने के बाद ये प्रजातियां वहां मौजूद संसाधनों पर ही सरवाइव करती हैं, फिर इतने फास्ट रेट पर फैलती हैं कि उस जगह पर मौजूद दूसरे स्पीशीज के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। भारत ने भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को परिभाषित किया है। इनके मुताबिक जानवरों या पौधों की ऐसी प्रजातियां जो भारत के स्थानिक या मूल निवासी नहीं हैं और उनके आगमन या प्रसार से वन्य जीवों या उनके आवास पर खतरा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। इसमें उन स्पीशीज को ही इन्वेसिव माना गया है जो भारत में स्थानिक नहीं है, लेकिन भारत में इतनी विविधता है कि किसी एक क्षेत्र के लिए नेटिव स्पीशीज दूसरे क्षेत्र के लिए इन्वेसिव साबित हो सकती हैं, जैसा कि चीतल के केस में हुआ है। भारत के मेनलैंड में चीतल नेटिव है, लेकिन अंडमान के रॉस आइलैंड के लिए इन्वेसिव साबित हुआ। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर एक ISSG यानी इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप काम करता है। यह नेटवर्क ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस को तैयार करने के साथ इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ऐसे तरीकों पर काम करता है कि आक्रामक प्रजातियों के खतरों को कम किया जा सके। ISSG का गठन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत किया गया है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2023 में ही यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, इन्वेसिव जीव जाति स्पीशीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर
प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी IUCN। वैश्विक स्तर पर एक नया समूह बनता दिखाई दे रहा है। हाल ही में USA, जापान और फिलीपींस के बीच पहली ट्राइलेटरल समिट आयोजित की गई। यह सम्मेलन USA के व्हाइट हाउस में किया गया था। इसमें USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल हुए थे। समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ओपन इंडो पैसिफिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की मीटिंग्स के गहरे मायने होते हैं। ये मीटिंग भी साउथ चाइना सी में बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर की गई है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन अपनी आदत के मुताबिक फिलीपींस के जहाजों के लिए रास्ता ब्लॉक कर रहा है। फिर USA तो है ही अंकल सैम। दुनिया में USA को लेकर एक कहावत है, जहां फसाद वहीं अंकल सैम। अंकल सैम एक कैरेक्टर है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में USA के लिए इस्तेमाल किया जाता है। USA ने इस समिट के जरिए चीन को क्लियर मैसेज दिया है कि जापान और फिलीपींस की सुरक्षा के प्रति USA कमिटेड है। साथ ही साउथ चाइना सी में फिलीपींस के विमानों, जहाजों और सशस्त्र बलों पर हमला म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को लागू करने पर मजबूर करेगा। इस मौके पर PGI लुजोन इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा की गई। इसमें सुबिक बे, क्लार्क, मनीला और बटांगस को पोर्ट्स, रेलवे, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर सप्लाई फैसिलिटीज के जरिए जोड़ा जाएगा। ये इंडो पैसिफिक में पहला PGI कॉरिडोर होगा। एक तरह से ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के पहले रीजनल ऑफिस को फिलीपींस में स्थापित किए जाने की बात की गई है। कुल मिलाकर इस समिट को दुनिया 3 देशों के बीच एक नए त्रिपक्षीय अध्याय के तौर पर देख रही है। साथ ही इंडो पैसिफिक में USA और चीन के बीच एक डायरेक्ट फेस ऑफ के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। यह सागर आर्थिक और भू रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। चीन का यह दावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ के साथ ओवरलैप करता है। वैसे तो अभी हम इतिहास के जिस कालखंड में जी रहे हैं वो इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण दौर में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई मत निकालिएगा कि इस दौर में हिंसा नहीं हो रही है। दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों पर हिंसा का दौर जारी है। दक्षिण चीन सागर में USA और चीन आमने सामने हैं, तो यूरोप में रूस यूक्रेन के बीच शांति होते नहीं दिख रही। हालिया खबर के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के बड़े पावर प्लांट में से एक ट्रिपेस्का को तबाह कर दिया है। ट्रिपेस्का पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर था और जो कंपनी इस प्लांट को चलाती है उसने इसे कंपनी के इतिहास का ब्लैक डे बताया है। कंपनी के मुताबिक विनाश का पैमाना इतना भयानक है कि पैसे से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रूस यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सोची समझी रणनीति के साथ अटैक कर रहा है। इससे यूक्रेन के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट जैसी बेसिक सुविधाओं के संकट का सामना करना होगा। जब देश के लोगों की स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी तो रूस से मुकाबला कैसे होगा। देखिए, जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो वहां के राजनेता मैदान में नहीं होते, उस देश के आम लोग और उन्हीं से बनी सेना जंग लड़ती है। और जब लोग मन से हार जाते हैं तो युद्ध के मैदान में सेनाएं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इस अटैक से रूस ने यूक्रेन पीस टॉक का भी मजाक बना दिया। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड जून में यूक्रेन में शांति लाने के मकसद से एक पीस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला है। रूस का कहना है कि इस पीस टॉक के लिए रूस को इनवाइट तक नहीं किया गया है। जब रूस ही शामिल नहीं है तो पीस टॉक कैसे पॉसिबल हो पाएगी। अब बताइए, आपके हिसाब से रूस यूक्रेन संकट का भविष्य क्या होने वाला है। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें याद करना मुश्किल होता है लेकिन जरूरी होता है। ये घटनाएं हमें याद भी दिलाती हैं कि हम आज जिस आजाद देश में जी रहे हैं वो आजादी बहुत आसान नहीं रही है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। इतिहास का ऐसा ही एक काला दिन है कल का दिन, यानी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जाना जाता है। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे
अमृतसर के जलियांवाला बाग में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध भी किया जा रहा था। उन्हें रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यहां पर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर कई लोगों की हत्या करवा दी थी। बताते हैं कि लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। बाहर निकलने के सभी रास्तों पर सैनिक तैनात थे। निहत्थे लोग गोलियों से छलनी होते रहे। मारी गई भीड़ में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, युवा सभी शामिल थे। ये रॉलेट एक्ट कैसे तैयार हुआ, इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति को सेडिशन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए प्रभावी योजना तैयार करना था। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार जब तक चाहे, जिसको चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी इन्हीं विरोधों को रोकने के मकसद से की गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठित किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। साथ ही शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित किया। यह नैनो सेंसर साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगाने में सहायक होगा, जो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का एक समूह होता है। नैनो सेंसर के विकास से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, संक्रामक रोगों और रोमेटोलॉजिकल का पहले से ही पता चल सकेगा। इससे बीमारियों के उपचार में सहायता मिलेगी और मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। साइटोकाइन्स एक प्रकार का बायोमार्कर है जो डैमेज टिश्यू की मरम्मत करने, कैंसर के विकास का पता लगाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बड़ी घोषणा की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इस वर्ष आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। यह आर्थिक पुरस्कार 48 एथलेटिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स को दिया जाएगा। इसकी राशि 50,000 अमेरिकी डॉलर होगी। इसी के साथ यह ओलंपिक खेलों में पुरस्कार राशि देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बन जाएगा। हालांकि इस घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और वर्ल्ड एथलेटिक्स के बीच विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के 19 वर्षीय पहलवान उदित ने पुरुषों के 57 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा अभिमन्यु और विक्की ने भी अपने अपने वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। भारतीय पहलवानों ने इस चैंपियनशिप में अपने देश के नाम और झंडे के तहत हिस्सा लिया। दरअसल वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी द्वारा भारतीय रेसलिंग फेडरेशन को निलंबित किया गया था। इसके बाद भारतीय पहलवान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस निलंबन को हाल ही में हटाया गया है। भारत के बेंगलुरु के बाद विश्व का एक और शहर गहरे जल संकट का सामना कर रहा है और वो शहर है बोगोटा। यह कोलंबिया की राजधानी है जो एंडीज के पठार पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2600 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानियों में से एक है। इसके पूर्व में एंडीज की चोटियां हैं और पश्चिम में हरी भरी घाटियां हैं, जिसके बीच से मैग्डेलेना नदी बहती है, जो कोलंबिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि हम कोलंबिया की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी सीमा पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर से लगती है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने निमुसलाइड दवा के उपयोग पर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। आयोग के अनुसार यह दवा शरीर पर रैशेज का कारण बन सकती है। इस दवा का उपयोग जनरली दर्द, सूजन और सूजन पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थों को कम करने के लिए होता है और यह दवा फीवर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में काफी आम है।
यदि हम भारतीय फार्माकोपिया आयोग की बात करें तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन देश में दवाओं के मानक निर्धारित करने के लिए किया गया है। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल को होगा। इस वर्ष इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होगा और इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है और इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। आइए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ट्रिपेस्ट का पावर प्लांट किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, फिलीपींस या फिर जापान? आइए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में? सही जवाब है विकल्प सी यानी 2010 में। अगला प्रश्न था, नवंबर 2024 में COP29 का आयोजन होने वाला है पेरिस में, दुबई में, बाकू में या फिर शर्म अल शेख में? सही जवाब है विकल्प सी यानी बाकू में। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।